हेलो स्टूडेंट, हम नाइन्थ क्लास की जो आपकी हिस्ट्री है उसके सेकंड जो चैप्टर है उसके थर्ड पार्ट के विषय में बात करते हैं। और हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो मैंने बता देना चाहता हूँ कि इस पे कुछ फैसला होना है एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि कौन से चैप्टर आपके रहेंगे, कौन से आपके हटाए जाएंगे सिलेबस में से। जो 35% सिलेबस कम होना है तो उस पर फैसला आना है। उसके बाद हो सकता है कि जो चैप्टर की हम पीडीएफ दे रिटर्न के लिए और वो चैप्टर हट जाए। मैं इस वजह से नहीं दे रहा हूँ उन्हें, तो प्लीज़ कमेंट ना करें। तो औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन की बात करें। औद्योगिक समाज, जो औद्योगिक कारखाने स्थापित हुए हैं, ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का प्रतीक है और यह दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलाव का था। एक ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए शहरों का निर्माण हो रहा था। और ये आपको पता है कि नए शहरों के निर्माण के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित हो रहे थे। उनमें कारखाने हैं, उनका निर्माण हो रहा था, उद्योगों का निर्माण हो रहा था। वहाँ पे रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति मतलब क्या है? कारखाने हैं वो बड़े पैमाने पर जो क्या स्थापित हो चुके थे। औद्योगिक क्रांति की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लैंड में से सबसे पहले जो कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमी और बच्चों को सबको कारखानों में ला दिया है काम के लिए, क्योंकि मशीनें नहीं थी। पहले काम है वो हाथ से होता था। काम के घंटे यानी कि पाली बहुत लंबी होती थी, जो शिफ्ट बोलते हैं हम उन्हें, वो लंबी चलती हैं। मजदूरी बहुत कम थी, बहुत कम पैसे दिए जाते थे। बेरोजगारी आम समस्या थी। आज भी मजदूरों को कम मजदूरी है और बेरोजगारी आज भी समस्या हमारे देश के सामने। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आई, तो यहाँ बात की गई है औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट है। मतलब कि उद्योगों में जो वस्तुओं का निर्माण हो रहा था उनकी डिमांड कम थी, जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। मांग कम हो जाने की वजह से कह रहा है, क्योंकि फिर मजदूरों को हटा दिया जाता था वहाँ से। शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे। शहरों का निर्माण बहुत तेज़ गति से हो रहा था, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। क्योंकि जब हम देखते हैं कि नई नई बस्तियों का निर्माण होता है तो साफ सफाई वहाँ नहीं रहती, पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं होती। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी औद्योगिक व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। सभी उद्योग व्यक्तिगत मतलब कैसी, एक व्यक्ति की निजी संपत्ति थी वो। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी, वो भी अमीर लोग रहे हैं रेडिकल और उदारवादी। और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। बनी हुई वस्तुओं का वो व्यापार करते थे, उनके खुद के कारखाने थे। इसलिए वे चाहते हैं कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया है। उन्हें लगता है कि अगर मजदूर स्वस्थ हों, नागरिक पढ़े लिखे हों, तो व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। तो ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध रहे हैं। कौन से करता है? रेडिकल और उदारवादी। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए तो गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। तो ये बात कहता है रोजगार मिलेगा तो तब भी देश तरक्की करेगा। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी पुरुष या महिला उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। मतलब इन पार्टियों के आसपास ही जो क्या है वो रहने लगे। उन्हें जो यहाँ से रोजगार है वो प्राप्त होने लगा। यूरोप में 1815 में जिस तरह से सरकारें बनी उसमें छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी, रेडिकल आंदोलनकारी पक्ष क्रांति के पक्ष में थे कि क्रांति हो। फ्रांस, जर्मनी, इटली और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्तापलट का प्रयास करने लगे। तो वहाँ से राजा के शासन को हटाने के प्रयासरत हुए। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे। मतलब ऐसे देशों की स्थापना है जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। 1815 के बाद इटली में राष्ट्रवादी गियुसेप्पे मेज़नी ने अलेक्सा प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी।
और जिसकी वजह से जसुपे मैथनी को देश से निकाला गया था। हम 10th क्लास में जसुपे मैथनी के विषय में पढ़ेंगे हम, जो उसकी वजह से उसे इटली का एकीकरण होगा, तब हम उस घटना के बारे में जानेंगे। तो फिर आगे यहाँ बात करता है यूरोप में जो समाजवाद है वो कैसे आया, क्योंकि समाज में पुनर्गठन की संभावना सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। दूरगामी, दूर की सोचने वाली जो दृष्टि प्रदान है, जो समाज के बारे में ज़्यादा सोचे उसके विषय में। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था और उसी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था समाजवाद की तरफ। समाजवादी हैं और निजी संपत्ति के विरोधी थे। वे निजी संपत्ति पर स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। यहाँ उनका कहना है कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है, कि धन है एक व्यक्ति के पास है वो सारी समस्याओं का जड़ है। वो ऐसा क्यों मानते थे? उनका तरह कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या की संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। सही है, जो अमीर लोग हैं जो दूसरों को काम धंधे देते हैं उन्होंने अपने फायदे से मतलब है, उन्हें जो कि उस मजदूर से कोई मतलब नहीं है जो उसके लिए कार्य कर रहा है। वह उनके बारे में नहीं सोचते जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, जो उनकी संपत्ति को बढ़ाते हैं। लॉकडाउन में जो कुछ भी हो रहा है आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हो। अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते हैं और इसलिए उसे बड़े पैमाने पर अभियान चला है, वो यहाँ बात कर रहे हैं। आगे हम जो समाजवाद के पास भविष्य के लिए कुछ भिन्न दृष्टि है। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी रही है। मिला जुला व्यापार है। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन ने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय के नाम से एक तरह से समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते हैं कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते, मतलब सामूहिक मिलजुल कर जहाँ काम करें लोग। वह चाहते हैं कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लोग चाहते हैं कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, जहाँ किसान है, उत्पादक है, कारीगर है, सबका सहयोग हो। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह जो मिलजुल कर चीज़ें बनाते हैं और मुनाफे के प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते हैं, जिसका जितना हिस्सा उसके हिसाब से। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं, तब तक धन्यवाद आपका।